अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नई खबर के मेहमान और मैं हूं आपकी होस्ट अक्सा। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी ख़ास तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वो सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर हैं, साथ ही वो पाकिस्तान बार कौंसिल के कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। उनको ये एजाज़ भी हासिल है कि वो पाकिस्तान के मोहसिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लीगल एडवाइज़र भी रह चुके हैं। ना सिर्फ वो अपनी वकालत की सरगर्मियों में सरगर्म रहते हैं बल्कि वो सियासी एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी पार्टिसिपेट करते रहते हैं और वो पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के प्लेटफॉर्म से MNA का इलेक्शंस भी लड़ चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट मोहम्मद मुदस्सिर चौधरी की। जी, वही आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आप उनके अक्सर इंटरव्यूज़ देखते रहते हैं, उनको अक्सर लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी खिलाफ वर्जी होती है तो वो बड़े सरगर्म नज़र आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी और जो है रोड्स पे भी। तो सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप ठीक है, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया पूछने के लिए और बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, आज हम बात करेंगे आपसे कुछ सियासत के बारे में, कुछ जो अभी कशमकश चल रही है सियासत में इलेक्शंस को लेके उसके बारे में, और कुछ हम बात करेंगे आपसे आपकी प्रोफेशन के हवाले से, आपके करियर के हवाले से, आपकी एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो सर, पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 14 मई को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अगर कोई इस फैसले की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके बारे में क्या जो कानून के अंदर एक्शन है वो क्या एक्शन मौजूद है? आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, आप जहाँ तक बात करते हैं 14 मई इलेक्शन के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट की बात तो बाद में आती है। पहले ये है कि अगर आइन में ये चीज़ क्लियर लिख दी गई है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने के टिकट गवर्नमेंट आती ही 90 दिन के लिए है, उस बाद उनके अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो उसके बाद उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो कोई स्ट्रेंथन नहीं रखते। सुप्रीम कोर्ट तो अब बाद में एक डबल जिम्मेदारी हो जाती है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर। बात यह कि अगर वायलेशन करते हैं कानून की वायलेशन तो चले एक ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब होंगे तमाम वो पॉलिटिकल पार्टियां जो ये हुक्म मानेंगी नहीं, या ये इस हुक्म की अदूली करेगी या इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगी। तो क्या जो नहीं मानेंगे कोर्ट का ये फैसला वो नाअहल भी हो सकते हैं इलेक्शंस के लिए? देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सारी पावर्स कोर्ट के पास होती है, वो नाअहल करते हैं, वो इनको किसी एफिडेविट के ऊपर माफ़ करते हैं, वो एक वास्ट पावर आ जाती है उनके ऊपर, वो नाअहल भी कर सकते हैं, उनके पास सारे इख्तियारात मौजूद हैं। मुदस्सिर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वकालत के साथ साथ आप सियासत में भी काफ़ी सरगर्म नज़र आते हैं सबको। आप पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के जो हैं मेंबर भी हैं और उनके प्लेटफॉर्म से आपने MNA का इलेक्शन भी लड़ा है। आप अपनी सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं और आप सियासी खिदमत में आवाम की कैसे जो है आप खिदमत कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी, वो सबको पता है कि हमारे जो हर दिल अजीज़ शख्सियत है साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तार मोहम्मद चौधरी साहब की ज़ेर साया चल रहे हैं। हम सबसे पहले तो सदारती निज़ाम के हामी हैं कि उससे मुल्क में बहुत ज़्यादा जो अखड़ा जाता है वो रिड्यूस हो जाती है, उसमें छोटी सी कबीना होती है और एक जो है ना एक बहुत सारे जो फजूल किस्म के अखड़ा जात होते हैं उनसे जान छूट जाती है। दूसरी बात यह कि चौर साहब का जिस तरह सारा आपके सामने है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी खिदमत की है और डट के फ़ैसले किए हैं और डट के फ़ैसले अपने डंके की चोट पे फ़ैसले मनवाए भी हैं। उन्हीं की सुपरविजन में हम अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चला रहे हैं, पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। मौजूदा सिनेरियो में, मौजूदा सूरत में आप खुद देख ले, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बता दे, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो आप कहते हो कि अवाम के साथ मुखलिस है। हर पार्टी इस वक्त जो है वो वैसे कहना तो हर पार्टी का यही है कि हम अवाम के साथ हैं। किसी का नारा है रोटी कपड़ा मकान, कोई कहता है कि अगर मुल्क बचाना है तो अवाम के साथ हैं, अवाम के साथ और कोई कहता है बल्ला मार भगाएगा सबको। तो सबके मुताबिक जो है वो उनकी पार्टी जो है सपोर्टिव है, अवाम के साथ हैं, बिल्कुल है। मैंने कब कहा नहीं है, अवाम को लूटने के लिए अवाम के साथ है वो, ठीक है। और आपके सामने है कोई पॉलिटिकल पार्टी जो बार बार, कोई एक बार आई, कोई दो बार आई, किसी पॉलिटिकल सब नारों की याद तक है, बाकी सबको अपनी अपनी फिक्र होती है। कोई टिकटें करोड़ों में बेचता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। अवाम के साथ कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक जो ना मुखलिस नहीं, कोई लीडर है ही नहीं है। लीडर कहना भी तौहीन है कि ये लीडर ठीक नहीं है। भाई लीडर कहाँ से आ गया? इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी मुखलिस नहीं है। हमारा यह है कि चौर साहब की पहले खिदमात सबको पता है,
انہوں نے اپنے زیر سایہ جس طرح کہ ان کو اپنے دورے جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے اس وقت بھی وہ ہیومن رائٹ کے اوپر بہت زیادہ کام کرتے تھے، بہت زیادہ کام کیا، ڈائریکٹ لوگوں کی سنوائی کرتے تھے. انہوں نے ہیومن رائٹ سیل ایک بنایا ہوا ہے جس کا پورے پنجاب کی ذمہ داری مجھے دی ہوئی ہے. پورے پنجاب میں جہاں کہیں بھی کوئی ناانصافی ہوتی ہے، جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم ٹوٹل مفت قانونی امداد دیتے ہیں، ان کے عدالتوں میں مفت کیس لگتے ہیں. اس کے علاوہ جو ملکی لیول پہ جو کیسز ہمارے ہیومن رائٹ سیل نے کیے ہیں، ہمارے ساتھ پوری ایک ٹیم موجود ہے. ہر ڈسٹرکٹ کا ایک جو ہے وہ پریزیڈنٹ موجود ہے. جس طرح کے بسنت ہے اس کے اوپر جیسے ہی پابندی کا ہوا کہ پابندی کھول جائے گی، ہم نے فوری طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے دوبارہ رجوع کر لیا اور اس کے اوپر انہوں نے کہا جی بسنت بالکل نہیں ہو رہی. سوئی گیس کی قیمتوں میں جیسے ہی اضافہ ہوتا ہے ہم ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، انٹرا کورٹ اپیل میں چلے جاتے ہیں. اس بعد مینڈک کا ایشو ہے جو بدنام کرنے کی کوشش تھی کہ لاہوریوں نے مینڈک ہے اس کے اوپر کیس لڑا اور ساری رپورٹ کلیئر ہو کے پورے میڈیا میں ڈیلی پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم نے بتا دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ اس سے میڈیکل کالج میں جاتے تھے، وہ پنجاب کالج میں جاتے تھے اس پہ ایکسپیرینس کے لیے. جس طرح وہ جی سی یونیورسٹی کا اسکینڈل آیا، ان کے لوائے کہ ان کو جہاں تک ہو سکا فائٹ کر کے انصاف دلوایا. پھر پتوں کی کا ایک ایشو تھا، ہمارے پتوں کی کے پریزیڈنٹ رانا نعمان اشرف، وہ جو برات میں ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ ان کے گھر جاتے ہیں، ان کے گھر جا کے ان کا کیس فائٹ کرتے ہیں اور ان کو ان کی قبر کشائی تک کے دوبارہ آرڈر لے لیتے ہیں. تو یہ سب جو ہے پاکستان جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی کے تھرو آپ نے کیا یا یہ جسٹ آپ کے اپنے آپ کی یہ ساری اپنی خدمات ہیں؟ نہیں دیکھیں، پاکستان جسٹس اینڈ ایک انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، دوسرا اس کو اسٹرینتھن ملتی ہے. یہ چیزیں ہم نے سیکھی اپنے جو استاد محترم اپنے لیڈر صاحب کا چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری صاحب کے ذریعے سے. کام تو نیکی کا ہے، اس پلیٹ فارم سے کریں یا ویسے کر لیں. تو اب ہمیں ہیومن رائٹ سیل کے پلیٹ فارم سے جب ایک ذمہ داری لگی، انہوں نے بتایا تو پھر ہم ان کے زیر سایہ ہی ہم چل رہے ہیں. ان کے زیر سایہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہمیں ایک استاد یا ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ رہنمائی کے لیے ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں ان کو انصاف فراہمی میں ہمیں تھوڑا جلدی سے اس چیز کی ہمیں سپورٹ مل جاتی ہے. مدثر آپ تھوڑی سی ہم سے اپنی سکسیس سٹوری شیئر کریں گے کہ ایسا وہ کون سا کیس تھا جس کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس نے آپ کو شہرت کی جو ہے بلندیوں پر پہنچا دیا؟ دیکھیں، شہرت کی بات نہیں ہے، ٹارگٹ یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے. جو انسپائریشن کی بات ہے، میں انسپائریشن قائد اعظم رحمۃ اللہ کے بعد انسپائر تھا تو میں افتخار محمد چودھری صاحب سے انسپائر تھا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے انسپائر تھا. افتخار محمد چودھری صاحب نے جب ان کے اوپر یہ سارا جو ان کے اوپر مشکل وقت ہے، ان کی ایک دلیری دیکھ کے اس کے بعد میں نے یہ ڈیسیجن لے لیا تھا کہ میں نے کرنی ہی وکالت ہے. کیونکہ قائد اعظم وہ بھی انہوں نے یہ پروفیشن، علامہ محمد اقبال صاحب نے یہ پروفیشن انہوں نے اس پروفیشن کو چوز کیا. اور علامہ اقبال صاحب کے تقریباً 100 سے زیادہ کیس رپورٹڈ ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو شاعری میں چلے گئے وکالت نہیں کی، نہیں، بہت غلط بات ہے. 100 سے زیادہ کیس ان کے رپورٹڈ ہیں. ان سے انسپائر تھا. پھر موجودہ حالات میں افتخار محمد چودھری صاحب سے بہت زیادہ انسپائر تھا، جن کو ان سے انسپائر ہو کے میں نے پھر خدمت کا کام اور اپنی وکالت میں آ کے تو آگے لے کے گیا. باقی جو بات ہے سب سے زیادہ اعزاز کی جو میرے لیے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ دوستوں کے ذریعے سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی خدمت کرنے کا موقع دیا، جو میں زیادہ اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتا ہوں. تو مدثر آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کافی قریب رہے ہیں، آپ کا ان سے کافی ملنا جلنا تھا، میں نے آپ کی پکچرز بھی دیکھی، ویڈیوز بھی دیکھی. تو آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ نے ان کو کیسا انسان پایا؟ جیسے وہ پورے پاکستان کے آئیڈین ہے اور ہر کوئی ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، لیکن نظر بندی میں رہنے کی وجہ سے کچھ زیادہ لوگ ان کو جان نہیں پائے، دیکھ نہیں پائے. تو آپ نے ان کے ساتھ بڑا قریب میں وقت گزارا ہے، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، کہتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان تھے. میں کہتا ہوں نہیں، یہ بات غلط ہے. وہ محسن پاکستان نہیں، وہ محسن امت مسلمہ تھے. پوری دیکھیں، ایک اسلامی کنٹریز کو انہوں نے جتنا مضبوط کر دیا اور جس طرح انہوں نے اب بنایا پاکستان قائد اعظم، خواب دیکھا علامہ محمد اقبال نے، اور لیکن آگے جنہوں نے سیکیور کیا، جنہوں نے سیو کیا، تو اس سارا کریڈٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو جاتا ہے. وہ ایک انتہائی برادل رکھنے والے، بہت درویش صفت اور بہت محبت کرنے والے انسان تھے، خاص طور پہ پاکستانی عوام کے ساتھ، بلکہ ہر ایک کے ساتھ انسانیت سے محبت کرنے والے ان کی پرسنالٹی تھی. آپ ان کی لیگل ایڈوائزر رہ چکے ہیں. جب آپ کو پتہ چلا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان آپ کو ایز این لیگل ایڈوائزر ہائر کر رہے ہیں، تو اس ٹائم آپ کے کیا جذبات تھے؟ آپ کو کیا محسوس کیا ہو رہا تھا اس وقت؟ دیکھیں، دو لوگوں سے ملنا تو میرا خواب تھا.
यानी कि मुझे मिलने के बाद भी यकीन नहीं था कि मैं इन लोगों से मिल पाऊँगा। उसमें उस्ताद मोहतरम और हमारे लीडर इफ्तार अहमद चौधरी साहब, दूसरा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब। बस ये अल्लाह ताला की तरफ से ड्यूटी लगी होती हैं, ये तो हर बंदे की, हर एक की विश होती है। तो फिर ये विश होती कि मेरे पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करे और जाकर उनके बिहाफ पे कोर्ट में खड़े होना, इससे बड़ी ऑनर की बात कोई नहीं हो सकती पाकिस्तान में रहते हुए। बिल्कुल। मुदस्सिर, वकालत के बारे में एक बात मशहूर है कि वकील जो हैं बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर की सबसे ज़्यादा वायलेशन ये हमारे वकला हजरात ही करते हैं, और हर इदारा जो है इनसे काफ़ी डरता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो नेब्रा हो, चाहे वो कोई सा भी पाकिस्तान का बड़े से बड़ा इदारा भी जो है, कहते हैं वकीलों को हाथ डालने से डरते हैं, ये मशहूर है। क्या ये ऐसा ही है या ये सिर्फ एक मिथ है, और जो वकील हैं वो किस हद तक जो है रूल्स की वायलेशन करते हैं? देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है, ये सिरे से ही गलत बात है। आपने अपना आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। आप मेडिकल की फील्ड में चले जाएं तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं और ऐसे डॉक्टर भी हैं जिन्होंने मरीज़ मर रहे होते हैं और वो स्ट्राइक पे होते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें भी आपके सामने। किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, पुलिस में चले जाएं, बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी हैं और ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो बगैर पैसों के उठते भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा जुल्म भी करते हैं। तो हर प्रोफेशन में ऐसा होता है, हर प्रोफेशन की एक अपनी खूबसूरती है, उसमें खिदमत भी है, नेकी भी है, और साथ इंसान दुनिया में एक इज़्ज़तदार तरीके से रह भी सकता है। इसी तरह वकालत का एक प्रोफेशन है, खूबसूरत है, लेकिन आप हर प्रोफेशन में कोई 2% लोग ऐसे होते हैं, हमारे प्रोफेशन में भी होंगे, आपके प्रोफेशन में भी होंगे, हर किसी दो लोगों की वजह से किसी प्रोफेशन को गलत कहना बहुत गलत बात है। मुदस्सिर, आपने अपने करियर में अभी तक कितने केसेस जो हैं लड़े हैं, और कितने आप उसमें से कितने जीते हैं आप? देखिए, ये इसकी कोई ऐसी कोई काउंटिंग नहीं है कि जिसमें हम कह सके कि इतने लड़े हैं, इतने जीते हैं। हारना और जीतना ये क्लाइंट हारता है और क्लाइंट जीतता है। वकील का काम क्या होता है, जो क्लाइंट चीज़ें ला के देता है उसको, चूँकि वो कानून की लैंग्वेज नहीं जानता, उसको कानूनी उसमें ज़ुबान में कन्वर्ट करके जज के सामने प्रेजेंट कर देना होता है, और जज भी फैसला एक किताब के बाउंड होते हुए करता है, उस किताब के अंदर रहते हुए। हमारा काम सिर्फ इतना होता है, बाकी जो भी है हारना और जीतना क्लाइंट में होता है, एविडेंस उसी ने देनी होती है, सारा कुछ हमारे पार्ट पे इतना है। अपना जो आता है उसको सिंपल अल्फाज को कानूनी अल्फाज में चेंज करके जज साहब को बता देना। मुदस्सिर, आपने अपनी ज़िंदगी में ये कब फैसला किया कि आपको जो है वकालत के अंदर आना है, या ये पेरेंट्स का फोर्स्ड फैसला था, या ये आपकी अपनी ख्वाहिश थी? क्योंकि ज़्यादातर फैमिलीज़ में देखा जाता है कि पेरेंट्स की विश पे जो हैं बच्चे प्रोफेशन चूज़ कर रहे होते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। सबसे पहले मैं काजी अजहर रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, मैंने बैठ के सोचा कि ऐसी कौन सी बात थी, ये दोनों बड़े लीडर हैं, उन्होंने आखिर ये वकालत को ही क्यों चूज़ किया था। उसके बाद जब वर्क करता गया तो फिर ये हमारे पास एक आ गया, इशू आ गया इफ्तार अहमद चौधरी साहब वाला। फिर मैं इनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर था, इनकी कोर्ट का लगना, वहाँ पे उस वक़्त बाजियाब कराना, लोगों को मौके पे इंसाफ होता देखना, फिर इस तरह वो उनको उतार देना और एक स्ट्रॉन्ग बन के उनका वापस आ जाना, इन सारी चीज़ों से मैं इंस्पायर था, और इनसे इंस्पायर हो के फिर मैंने वकालत मारने का फाइनल फैसला कर लिया। मुदस्सिर, लोगों के दिल में जो है बड़ा डर है कानून को लेके। अक्सर लोग जो हैं कानूनी चाराजोई से डरते हैं, क्योंकि उनको बस एक ही चीज़ जो हमने देखा है मोस्टली कि यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता। तो आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो उनके लिए अमीर के लिए जो कानून है वो और है, और गरीब के लिए कानून का मयार और है? देखिए, इसके ऊपर यह है कि जहाँ तक बात है इंसाफ ना मिलने की, मैं कुछ हद तक आपके साथ एग्री कर जाऊँगा, क्योंकि वो तो जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई है उसमें आगे के पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ देने में कितने नंबर पे हैं। तो मैं खुद इस सिस्टम से थोड़ा नाला हूँ, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन अदालती सिस्टम से और इस निज़ाम में इंसाफ से मैं मुतमिन बहुत कम हूँ। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने हमें अपना बहुत कीमती वक्त दिया। बहुत अच्छा लगा आपके साथ कॉन्वर्जेशन करके। बहुत सारे सवालात जो हैं मेरे भी क्लियर हुए और आवाम के भी क्लियर हुए, और बहुत शुक्रिया हमें 14 मई के इलेक्शंस के हवाले से ब्रीफ करने के लिए। और नाजरीन, जैसा कि आपने सारी गुफ्तगू सुनी,
محمد مدثر چودھری صاحب کی کہ کس طرح سے جو ہے الیکشنز اگر نہ ہوئے تو کورٹ کیا اپنا جو ہے راہ عمل استعمال کرے گی اور کس طرح سے آئین کو استعمال کرے گی، اب آئین پر عمل کروانے کے لیے آئین ہی کو استعمال کرے گی۔ مزید دیکھتے رہیے ہمارے پروگرامز نئی خبروں کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ۔ دیکھنا مت بھولیے گا نئی خبر کے مہمان اقصیٰ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔